आप इन प्रश्नों को देखिए। प्रीसीएस ये पिछले साल 2025 में लाइब्रेरियन 3rd ग्रेड में आए हुए प्रश्न हैं। तो प्रीसीएस प्रिजर्व्ड कॉन्टेक्स्ट इंडेक्सिंग सिस्टम सबसे पहले किसने यूज़ किया था? तो बीएनबी ने यूज़ किया था, यानी ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी। फिर दूसरा प्रश्न देखिएगा आप। दूसरा प्रश्न पूछा गया कि प्रीसीएस में सी का मीनिंग क्या है? तो कॉन्टेक्स्ट है, जैसा कि ऊपर फुल फॉर्म भी दे रखी है। वहीं पे तीसरा क्वेश्चन यह है कि इसमें जो इन्वर्टेड फॉर्मेट है उसके लिए हम कितने नंबर यूज़ करते हैं? तो इसका आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। फिर ये वाला देखिए कि इसका इतिहास क्या है, हमने इसको क्यों बनाया था? तो प्रिजर्व कॉन्टेक्स्ट इंडेक्सिंग सिस्टम को हमने सब्जेक्ट इंडेक्सिंग सिस्टम को आसान करने के लिए बनाया गया था। जैसे कैटलॉगिंग और बिब्लियोग्राफी जो विषय होते सब्जेक्ट होते हैं उनको अलग अलग एंट्री पॉइंट के हिसाब से इसको बनाया गया था। इसका पूरा नाम वैसे तो प्रिजर्व्ड रेफरेंस या रिकॉर्ड कॉन्टेक्स्ट इंडेक्सिंग सिस्टम है, लेकिन इसको प्रिजर्व्ड कॉन्टेक्स्ट इंडेक्सिंग सिस्टम के नाम से जाना जाता है। वहीं पर इसको बनाया कब था? तो इसकी आवश्यकता हमें पड़ी थी 1970 के दशक में। उससे पहले हम चैन इंडेक्सिंग का यूज़ करते थे, जो SR रंगनाथन के द्वारा दी गई थी। चैन इंडेक्सिंग की कुछ खामियां देख लेते हैं। ये जो सब्जेक्ट होता था उसको हमेशा सही क्रम में मिला दे, ये ज़रूरी नहीं है। कॉन्टेक्स्ट बदल जाता था जब हम चैन इंडेक्सिंग का यूज़ करते थे। कंप्यूटर आधारित नहीं था। क्रॉस रेफरेंस सीमित ही हो पाता था, कई बार अर्थ बदल जाता था। इसी कारण से हमें प्रीसीएस की आवश्यकता पड़ी। सब्जेक्ट कॉन्टेक्स्ट सुरक्षित रखने के लिए कंप्यूटर द्वारा आसानी से इंडेक्सिंग बनाने के लिए मल्टीपल एंट्रीज स्वतः ही तैयार कर लेता है, इंटरनेशनल बिब्लियोग्राफी में उपयोग किया जा सके। तो इसकी आवश्यकता हमें इसलिए पड़ी। प्रीसीएस किसने विकसित किया था? तो प्रीसीएस विकसित किया था ड्रैक ऑस्टिन ने, और उस समय यह है बीएनबी यानी कि ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी में कार्यरत थे, और इन्होंने शुरू किया था 1968 से 1970 में इसकी शुरुआत हुई थी। 71 में पहली बार इसको व्यवहारिक रूप से प्रयोग किया गया था, और 74 में बीएनबी के द्वारा, यानी 1974 में बीएनबी के द्वारा इसको अपनाया गया था। 1976 से लेकर के 80 के दशक में कई देशों ने इसको उपयोग में लाना शुरू किया, और 1980 में लाइब्रेरी ऑटोमेशन में इसका व्यापक तरीके से उपयोग किया गया। अब यहाँ से प्रश्न आता है कि संगठन द्वारा उपयोग किया गया था। तो सबसे पहले बीएनबी के द्वारा, यानी ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी के द्वारा यूज़ किया गया था, जो ब्रिटेन की लाइब्रेरी है, यानी ब्रिटिश लाइब्रेरी। बाद में नेशनल बिब्लियोग्राफीज, एकेडमिक लाइब्रेरीज और रिसर्च लाइब्रेरी नेटवर्क्स में इसका यूज़ किया गया था। प्रीसीएस कैसे कार्य करता है? तो प्रीसीएस में सबसे पहले सब्जेक्ट का विश्लेषण किया जाता है, फिर प्रत्येक शब्द को रोल ऑपरेटर किया जाता है। उसके बाद कंप्यूटर उन रोल ऑपरेटर के आधार पर स्वतः ही कई एंट्रीज बनाता है। जैसे कुछ उदाहरण यहाँ पे दिए हुए हैं एंट्रीज के। चिल्ड्रन एजुकेशन इन इंडिया है चिल्ड्रन एजुकेशन चिल्ड्रन इन इंडिया, लेकिन कॉन्टेक्स्ट वही सेम है, तो इसी कारण से इसको बनाया गया था, क्योंकि ये प्रिजर्व कर रहा है कॉन्टेक्स्ट को। प्रीसीएस की मुख्य विशेषता हैं, ये कॉन्टेक्स्ट को सुरक्षित रखता है, मल्टीपल एंट्री स्वतः ही बना लेता है, कंप्यूटर फ्रेंडली है, कंसिस्टेंट सब्जेक्ट हेडिंग देता है, ह्यूमन एरर कम होती है, बड़े बिब्लियोग्राफिक डाटाबेस के लिए उपयुक्त है। प्रीसीएस में समय समय पर क्या क्या परिवर्तन हुए हम उसको देख लेते हैं। तो 1968 से 1970 में ड्रैक ऑस्टिन ने सिस्टम विकसित किया था, जो रोल ऑपरेटर बनाए। 1971 में इसको ट्रायल वर्जन के लिए हमने यूज़ किया था। कंप्यूटर जनरेटेड इंडेक्स परीक्षण किया गया था। फिर 1974 में इसको बीएनबी के द्वारा आधिकारिक रूप से लागू किया गया था, क्योंकि ये सफलता प्राप्त हो गई ना, इसको चैन इंडेक्सिंग की जगह इसको हमने यूज़ में लेना शुरू कर दिया था।
1976 से लेकर के 80 तक हमने रूल्स में सुधार किए, सिंटैक्स बेहतर बनाए, लाइब्रेरीज के लिए मैनुअल प्रकाशित हुए। 1980 में मार्क रिकॉर्ड के साथ उपयोग बढ़ा, ऑनलाइन कैटलॉग में इसका उपयोग किया गया। 1990 के दशक में ओपेक, जिसको हम ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग आने लगे, कीवर्ड रिसर्च लोकप्रिय हुआ, प्रीसीएस का उपयोग कम होने लगा था। क्योंकि देखिए ये कीवर्ड से हम सर्च कर रहे हैं, ओपेक ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग बढ़ रहे हैं, तो इसलिए प्रीसीएस का उपयोग थोड़ा कम होने लगा। 2000 के बाद इंटरनेट, सर्च इंजन और फुल टेक्स्ट सर्च के कारण प्रीसीएस लगभग समाप्ति हो गया। प्रीसीएस के फ़ायदे क्या है? कॉन्टेक्स्ट नहीं बदलता है, कंप्यूटर फ्रेंडली रहता है, ऑटोमेटिक इंडेक्स जनरेशन करता है और स्टैंडर्डाइज सब्जेक्ट एंट्रीज करता है, इंटरनेशनल स्तर पर उपयोगी है। प्रीसीएस की कमियां देख लेते हैं। सीखना कठिन है, रूल्स जटिल हैं, ट्रेंड इंडेक्सर की आवश्यकता रहती है, मैनुअल इंडेक्सिंग में समय लगता है और आधुनिक सर्च इंजन के समान कम उपयोगी है। क्या आज भी प्रीसीएस उपयोग में होता है? तो बहुत सीमित रूप से उपयोग में होता है। यदि आप केवीएस या एनवीएस का पेपर देते हैं जो रिटर्न होता है, तो उसमें आप ये लिख सकते हैं। आज अधिकांश लाइब्रेरीज में इसका नियमित उपयोग नहीं होता है। कुछ लाइब्रेरी साइंस कोर्सेस में इससे पढ़ाया जाता है क्योंकि इसका ऐतिहासिक और सैद्धांतिक महत्व है। यदि प्रीसीएस नहीं है तो उसकी जगह क्या उपयोग हो रहा है, ठीक है। ये प्रश्न कई बार मन में आ जाता है। तो आज लाइब्रेरीज और इंफॉर्मेशन सिस्टम में निम्न प्रणालियों का यूज़ किया जाता है, जैसे कीवर्ड सर्चिंग आता है, ओपेक आता है, ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग, डिस्कवरी सर्च आता है और डिस्कवरी सर्विसेज आता है, सब्जेक्ट हेडिंग्स आता है, जैसे लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग्स, थिसोरी आता है, फैसिटेड सर्च आता है, मेटाडेटा स्टैंडर्ड्स आते हैं जैसे डब्लिन को। आधुनिक कैटलॉग स्टैंडर्ड के लिए हमें बिब्लियोग्राफी बिब फ्रेम से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अगली वीडियो में मैं इसके बारे में आपको बताऊंगी। प्रीसीएस की वर्तमान स्थिति है, अधिकांश नई लाइब्रेरीज में नियमित रूप से उपयोग नहीं होता है। लाइब्रेरी साइंस के शिक्षा और इतिहास में अभी भी महत्वपूर्ण विषय हैं, तभी तो इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। सब्जेक्ट इंडेक्सिंग के विषय में इसका महत्व योगदान है, यानी इस समय पे अभी ये बिल्कुल ख़त्म ही हो गया है, समझ लीजिए। तो आप इसकी फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, किसने बनाया था, कब बनाया था और पहली बार किसके द्वारा यूज़ किया गया था, पर्पस क्या था, सब्जेक्ट और रिप्लेसमेंट चैन इंडेक्स को करके रिप्लेस किया था इसने। करंट स्टेटस सीमित हैं और फिर करंट ये मॉडर्न अल्टरनेटिव है ओपेक, कीवर्ड सर्च, LCSH, फैसिटेड सर्च, डब्लिन कोर, वेब फ्रेम, इनको यूज़ किया जाता है। धन्यवाद।